हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज जो देखने वाले हैं आधुनिक काल से संबंधित ही प्रश्न है और ये दूसरा पार्ट होगा। और यहाँ पर जो प्रश्न होता है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न जो कि एग्जाम में आने के यहाँ से पूरे चांस हैं और यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं। और आधुनिक काल जो सेक्शन है वो ब्रॉड है, बड़ा है, तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न है। तो आपका जो एग्ज़ाम है भी नज़दीक है और मैं भी आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है कि वो कब है, तो उसके लिए कंटिन्यूअस क्लास चलेगी। लेकिन जो 6 to 8 के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक मैराथन भी लाने वाली हूँ मैं, जो कि उसमें सभी तरह के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा वो वीडियो। तो चलिए आज जो है देखते हैं आधुनिक काल से संबंधित प्रश्न को। तो अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और फ्रेंड तक भी शेयर करें वीडियो को। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है 50 तक हमने कल कर लिया था। ठीक है, 50 तक कर लिया था। आज 51 से शुरू करने वाले हैं और 100 तक जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि किस कवि ने बताया है। तो ये कहने वाले थे कौन, किसने कहा है, तो ये दिनकर जी थे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने भारत भारती जो उनकी रचना है उनके कारण ही ये फेमस हुए और इसी कारण वो राष्ट्रीय कवि की श्रेणी में गिने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। और मैथिली शरण गुप्त के सामने रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि मैं तो इनके सामने एक महज डिप्टी राष्ट्र कवि हूँ। तो ये दिनकर जी ही कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के सामने। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, ना ही है, ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। तो ये कहने वाले कौन है, तो ये कहने वाले हैं अज्ञे जी। ठीक है, कौन है, तो अज्ञे हैं, जो कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और 1943 में इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया। तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने नई कविता का आरंभ कब से माना है। तो यहाँ पर डॉक्टर बच्चन के अनुसार आपको बताना है, तो ये माने हैं 1951 से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सुमन राजे, ठीक है, सुमन राजे तार सप्तक के कौन से भाग से संबंधित हैं। तो ये संबंधित हैं चौथा। ठीक है, यहाँ पर चौथा सप्तक से संबंधित हैं, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि काल कर्मानुसार आपको सही विकल्प यहाँ पर लगाना है। तो चलिए पहले क्या आएगा, तो पहले आपका जो आने वाला है वो आएगा छायावाद। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 1918 है, 1918 है। उसके बाद प्रगतिवाद जो कि 1900 ये हो गया 1918 से 1936 और 1936 से ये 1942 तक जाएगा। उसके बाद प्रयोगवाद आपका 1943 से 1943 ईस्वी से, और उसके बाद नई कविता 1954 है। ठीक है, और उसके बाद प्रपद्यवाद आपका 1956 है। ठीक है, 1956 है। तो इस तरह जो आपका सही ऑप्शन है थर्ड है, और ये सभी आपके काल कर्म अनुसार है और आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है और इस तरह के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो सभी का मैंने बता दिया, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जन्म काल कर्मानुसार कवियों का, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि आपका एग्जाम है और मुझे जल्दी प्रश्न बनाना पड़ रहा है, तो इस कारण से यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मैं जो बता रही हूँ उस पर ध्यान केंद्रित करना है, ना कि यहाँ पर। ठीक है, और आप बुद्धिजीवी लोग हैं, तो ये थोड़ा सा ये छोटा मोटा जो मैनर चीज़ है वो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, पता है मुझे।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जन्म काल के अनुसार यहाँ पर आपको रखना है, और जिसमें दिनकर है, नागार्जुन है, शिवमंगल सिंह सुमन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है और रघुवीर सहाय जी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिनकर 1908 के हैं, नागार्जुन 1911 हो जाएंगे, शिव मंगल सिंह सुमन जो है 1924 है, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, रघुवीर सहाय 1929। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर आपको राइट मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अज्ञेयकृत असाध्य वीणा उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है। काफी महत्वपूर्ण है। तो असाध्य वीणा जो है किस काव्य संग्रह में संकलित है उनके, तो ये है आंगन के पार द्वार, जो कि 1961 की रचना है। इसी में असाध्य वीणा संकलित है, तो ध्यान रखना है। और बाकियों को भी ध्यान रखना, इन्हीं की है। कितनी नाव में कितनी बार 67 है, भग्नदूत 1933 है, बाबरा हेरी 1954 है। तो ये भी रचना इनकी काफी महत्वपूर्ण है, तो सभी को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा में एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न और कई बार पूछी गई है। तो मुक्तिबोध के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है, तो किसने कहा है, ये वक्तव्य किसका है, तो ये जो कहने वाले हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ। तो उपयुक्त कथन किस कवि ने स्वयं के लिए कहा है, तो ये शमशेर बहादुर सिंह है। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह है, तो ध्यान रखना है। और इस तरह का जो आपको कोड मिलेगा, ये एक अमीर खुसरो भी कहते हैं कि मैं हिंदी और उर्दू का दोआब ही, जो कुछ कहना है आप मुझे हिंदवी में कहो। तो इस तरह के अमीर खुसरो भी कहते हैं, लेकिन ये इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भ्रमित नहीं होना एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है, देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर रचना और रचना काल से आपको मिलान करना है। तो पहाड़ पर लालटेन किसका है, तो मंगलेश डबराल का है। नए इलाके ये हो जाएगा अरुण कमल। सुनो कारीगर, तो ये उदय प्रकाश जी का है। और समर गाथा ये श्रीकांत वर्मा का है। और जलधाघर ये राजेश जोशी का है। तो ए का आपका ए का 4 हो जाएगा, तो ए का 4 बी ऑप्शन में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रयोगवाद कवि यथार्थवादी हैं। क्या कह रहा है कि प्रयोगवाद कवि यथार्थवादी हैं। क्या आपको सही लग रहा है? चलिए दूसरा है कि वे ठोस बौद्धिकता के स्थान पर भावुकता को स्वीकार करते हैं। तो ये गलत है। भावुकता को वो नहीं, बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। तो ए सही और आर गलत यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है, तो कुरुक्षेत्र तो प्रबंध काव्य है, कनुप्रिया भी है, आत्मजयी भी है, अंधा युग नहीं है, और ये 1955 का है, गीति नाट्य है। क्या है, तो ये गीति नाट्य है। तो ध्यान रखना है सभी को। ठीक है, महत्वपूर्ण रचना है। अंधा युग धर्मवीर भारती का है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग, यहाँ पर प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है। तो ये आत्मजयी है, कुंवर नारायण जी का आत्मजयी काफी महत्वपूर्ण है। आत्मजयी को ध्यान रखना है, 1965 का है ये। ठीक है, चलिए और द्रौपदी, कनुप्रिया, शुभ्रा, ये सभी को भी ध्यान रखना है। तो द्रौपदी जो है किसका है, ध्यान रखना है, नाटक है किसी का, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है कि तीसरा सप्तक का टाइम पीरियड क्या है, तो ये थोड़ा सा नीचे हो गया है। चलिए देख लेते हैं। तो तीसरा सप्तक का जो टाइम पीरियड था ये 1959 है। ठीक है, और तार सप्तक 1943 और दूसरा सप्तक 1951। तो चौथा सप्तक का, ठीक है, फोर्थ वाला बताइएगा कि क्या उसका डेट पीरियड है, तो जरूर से कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। ये महत्वपूर्ण कथन किसका है, तो ये शायद पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये प्रश्न आ चुका है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रगतिवाद में कैक्टसवाद का जन्म होता है। तर्क क्या है कि नई कविता में कैक्टस प्रतीक के रूप से अपनाया गया है, जो अदम्य उत्साह, जीवनवाकांक्षा, अनगढ़ता का प्रतीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहाँ से आप बोल रहे हैं कि प्रगतिवाद में कैक्टसवाद का जन्म हुआ है, जबकि जो कैक्टसवाद का जन्म है वो तो नई कविता में हुआ है। तो यहाँ पर तो ये आपका गलत हो जाएगा, लेकिन सेकंड आपका सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है। कब, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो मुक्ति बोध जी हैं, ठीक है, मुक्ति बोध जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है कि रचना व रचना काल से आपको मिलान करना है। तो परिवेश, हम तुम, तो ये तो कुंवर नारायण जी हो जाएंगे। देशांतर, धर्मवीर भारती, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, धूमिल हो जाएंगे। तो एक का थर्ड तो दो ऑप्शन में आपको दिख रहा है, और बी का 1 तो ये भी दोनों ऑप्शन में है, और सी का आपका 5 हो जाएगा, तो ये भी है। अब चलिए नेपथ्य में हंसी, तो नेपथ्य में हंसी तो अशोक वाजपेयी का होगा, तो ई का आपका 2 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है, और तत्पुरुष आपका कौन हो जाएंगे। तो इसमें तो सभी मिल गया, तो राजेश जोशी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है कि मैंने जब भी सोचा, देखिए कितना अच्छा बात है कि मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई। अब बताइए कि ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा। ये तो बुक जब तक आप रीड नहीं कीजिएगा किसी का, तो ये आप नहीं पढ़ पाइएगा और नहीं आपको पता चल पाएगा। तो ये कहने वाले कौन हैं, तो ये कहने वाले हैं केदारनाथ अग्रवाल जी, ठीक है। उन्होंने अपने बुक के माध्यम से ये सभी तक पहुंचाया है कि मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मुझे याद आ गई, तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी। चलिए अगला अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है कि गजल असंबंध कविता है। गजल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी है, किसकी कथन है, तो ये फिराक गोरखपुरी जी का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है कि रचना और रचना प्रकाशन से संबंधित आपको मिलान करना है। तो रश्मि रथी जो कि दिनकर 1952 का है, और कल भी मैंने सभी के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैंने साथ साथ बताना जरूरी समझ रहा है, यहाँ पे बताया है। तो इत्तलम 1946 है, शाय में धूप 1975, और अपूर्वा है 1984। तो ए का आपका 2 हो जाएगा, देख लेते हैं ए का 2 कहाँ पर है, तो एक ही ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है, किसे कहा जाता है, प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष, तो ये अज्ञे जी ही हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि बीती विभावरी जागरी पनग अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस कविता से उत्थित है, यानी कि संबंधित है, ली गई है ये। और कभी कभी तो यहाँ पर आपको अलंकार भी पूछा जाता है इस पंक्ति से संबंधित, और आपको यहाँ पर क्या बताना है कि ये जो पंक्तियां हैं किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो अगर आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको पता होगा, तो ये लहर से संबंधित है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको मैं एक प्रश्न देना चाहती हूँ कि ये इसमें कौन सा अलंकार है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी। तो चलिए मैं बता ही देती हूँ, इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है, काफ़ी फेमस है, रूपक अलंकार है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है, कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, तो नहीं है। तो यहाँ पर कुछ और कविताएं चुका भी नहीं हूँ मैं, तो ये सब जो है ये तो इन्हीं की है, इतिहास का आंसू और अभी और कुछ, ये इनका नहीं है, तो 2 और 4 हो जाएगा। चलिए 2 और 4 किस में है, इसमें है, ये नहीं है इसमें। चलिए 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, क्या है
अगला प्रश्न है कि असंगत विकल्प का चयन करना है आपको कि अपना धैर्य पृथ्वी के हृदय में रख दिया था, तो ये मुक्तिबोध का है, सही है। मांझी ना बजाओ बंसी मैं प्रण टूटता, मेरा प्रण टूटता, तो ये केदारनाथ अग्रवाल का है। शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ भी नहीं, तो ये अज्ञे का है। और मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, तो ये नागार्जुन जी का है। तो आप बताइएगा, वैसे डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी काव्य धारा को नित्य प्रगतिवाद भी कहा जाता है, तो ये जनवादी कविता को कहा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि उन्हें अवकाश ही इतना कहाँ है, उन्हें अवकाश ही इतना कहाँ है मुझसे मिलने का, किसी से पूछ लेते हैं यह उपकार करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति है और ये डीआईसी और यूपी प्रवक्ता में और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये, और पीजीटी में और यूजीसी नेट में इस प्रश्न को भी पूछा गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पंक्ति है और व्यवहारिक जीवन में भी ये सब लागू होता है किसी किसी के लिए, तो बहुत ही अच्छी पंक्ति है। तो ये किसका है, तो जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दलित काव्य संग्रह और उनके रचनाकार, तो अछूत की शिकायत हीरा डोम है। क्यों विश्वास करूं, तो ए का 2 है, तो ए का 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्यों विश्वास करूं यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे सूरज पाल चौहान। क्रोच हूँ मैं, तो ये शिवराज सिंह बेचैन। और तुमने उसे कब पहचाना, तो ये सुशीला टागभोरे का हो जाएगा, तो डी का थर्ड, तो डी का थर्ड तो दोनों में है। और सी का 1 हो जाएगा, तो सी का 1 एक ही में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है, तो ये हो जाएगा टुकड़े टुकड़े दंश। तो बताइएगा किसका है, बाकी अब और नहीं बस बहुत हो चुका और सदियों का संताप इनकी रचना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है कि दिनकर की कौन सी रचना भारत चीन युद्ध के आधार पर लिखी गई है, तो ये लिखी गई है परशुराम की प्रतीक्षा 1963 की है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रेत का बयान किसकी रचना है, तो प्रेत का बयान जो है किसकी है, तो ये हो जाएगा नागार्जुन जी का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि त्रिलोचन प्रगतिवादी नहीं थे नहीं, उन्हें ग्रेस मार्क देकर प्रगतिशीलों में शामिल किया गया है, तो प्रस्तुत कथन त्रिलोचन शास्त्री के संदर्भ में किसका है, तो किसने कहा है इतनी बड़ी बात, तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने ही कहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है, तो एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, हंसिए का बयान नहीं है, हंसिए के बहाने, तो ये हंसिए के बहाने किसका है, तो जरूर से आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चीन की एक लोक कथा पर आधारित लंबी कविता कौन सी है, तो ये लंबी कविता जो है अषाढ़ वीणा, जो कि अज्ञे का है 1961 की। चलिए अगला प्रश्न है कि किस कृति को, ठीक है, कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, किस कवि को होगा, ठीक है, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो ये धूमिल हो जाएंगे, बाकी अज्ञे, कुंवर नारायण और दिनकर जी को मिला है। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना शमशेर बहादुर की है, तो एक पीली शाम है, पीली आंधी नहीं होगी, पीली छतरी वाली लड़की तो उदय प्रकाश का है, पीली आंधी प्रभा खेतान का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि अज्ञे की किस काव्य ग्रंथ की आरंभिक पंक्तियों पर उमर खयाम, ठीक है, उमर खयाम की रुबाई का प्रभाव है, तो ये क्या है, कौन सी रचना है, तो ये जो हो जाएगा बावरा अहेरी, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1954 की रचना है बावरा अहेरी। चलिए अगला प्रश्न है
सुदामा पांडे धूमिल की अकाल दर्शन, मोचीराम और पटकथा कविताएं संकलित हैं, किसमें संकलित हैं? तो संसद से सड़क तक, जो कि 1972 की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का यथार्थ चित्र खींचा है? तो किसमें खींचा है? तो युग की गंगा है, युग की गंगा, जो कि 1947 की है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, जिन समस्याओं को प्रेमचंद्र ने अपने कथा साहित्य में अंकित किया है, उन्हीं समस्याओं को किस कवि ने अपने कविताओं में चित्रित किया है? तो किसने किया है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी ही हैं, जो कि प्रेमचंद्र के कथा साहित्य से और उनकी समस्याओं से प्रभावित थे, और कहीं ना कहीं दोनों का अग्रवाल जी का भी मिलता जुलता है प्रेमचंद्र जी से। अगला प्रश्न है कि बाजार को निकले हैं लोग, बाजार को निकले हैं लोग किसका गजल संग्रह है? तो किसका है गजल संग्रह? तो ये रामतरस मिश्र का है, और नया आपको लग रहा होगा। चलिए अगला है कि निजता की सुरक्षा की प्रतिनिधि कवि हैं, तो ये अज्ञे जी हैं। अगला प्रश्न है कि समय देवता शीर्षक कविता किसकी है? तो ये नरेश मेहता का है, समय देवता। अगला प्रश्न है, रचना और रचना काल से संबंधित है, पृथ्वी कल्प, तो पृथ्वी कल्प किसका है? तो ये हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, और फिर हो जाएगा रामदास की हत्या, जो कि रघुवीर शाह है। ठीक है, हत्या के विरुद्ध होगा, ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध होगा यहाँ पर, तो रघुवीर शाह। यहाँ से देखो, केदारनाथ सिंह शब्द और सत्य, तो ये आगे का हो जाएगा, तो एक आपका थर्ड हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन में है, और बी का 4 हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन में है, तो चलिए बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस रचना को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? तो किसे नहीं मिला है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण इस तरह के प्रश्न हो जाते हैं, तो ये आत्मजय को नहीं मिला है, क्योंकि इसे व्यास सम्मान मिला है। ठीक है, व्यास सम्मान 1995, ध्यान रखना है। और बाकी 2 चट्टानें बुनी हुई रस्सी मिट्टी की बारात साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सम्मान और पुरस्कार दिए गए हैं और रचना से संबंधित है, तो महत्वपूर्ण है काफ़ी। तो जो है अरण्य को क्या मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मैं वक्त के हूँ सामने गिरजा कुमार माथुर का है, जो कि व्यास सम्मान से संबंधित है। लोकायतन सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, और नाटक जारी है, और नाटक जारी है को मिला है सरस्वती और मिट्टी की बारात, जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है, तो ई का थर्ड हो जाएगा, तो बी ही ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कितना अच्छा था छायावादी एक दुख लेकर वह गान देश था, और जितना कुशल था प्रगतिवादी हर दुख का कारण पहचान लेता था। तो किसने कहा है ये? तो रघुवीर शाह जी हैं कहने वाले ऐसा। चलिए अगला प्रश्न है, इतिहास हंता किसका काव्य संग्रह है? तो ये जगदीश चतुर्वेदी जी का है, इतिहास हंता। अगला प्रश्न है कि गांधी पश्यंती के रचयिता हैं? तो गांधी पश्यंती भवानी प्रसाद मिश्र हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, क्या है? जिस तरह कल्पना प्रवान अंतर्दृष्टि छायावाद की विशेषता है और अंतर्मुखी बौद्धिक दृष्टि प्रयोगवाद की, उसी तरह सामाजिक यथार्थवाद दृष्टि प्रगतिवाद की विशेषता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि छायावाद की विशेषता क्या है, प्रयोगवाद की विशेषता क्या है, और प्रगतिवाद की विशेषता क्या है। तो यहाँ पर तीनों की विशेषता आप साथ साथ में देख सकते हैं। और ये कहने वाले कौन हैं? तो ये कहने वाले हैं नामवर सिंह जी। काफ़ी महत्वपूर्ण है इस तरह के जो प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 50 प्रश्न ही किया है, और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 50 प्रश्न आपके आगामी एग्जाम के लिए,
तो ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लग रहा है ज़रूर से कमेंट कीजिएगा और फिर मिलती हूँ एक नए सेट के साथ, तब तक बने रहें मेरे साथ। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों।